प्रेक्षकों को नमस्कार। हमारे समक्ष है श्री रमन पैगवार, जो कि आप नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हो और साथ में मध्य नागपुर से आप उम्मीदवार हो। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मध्य नागपुर से जो आपने दावेदारी पेश की हुई है, तो आप ये बताइए कि किस तरह के आगे के आपके विकास के कार्य होंगे, क्या आपके सामने क्या चैलेंजेस रहने वाले, किस तरह की रणनीति रहने वाली उस बारे में बताइए। देखिए, मेरे सामने चुनौती है मध्य नागपुर को विकास के रास्ते पे लाने की, क्योंकि विकास के नाम पे यहाँ पे योजनाएं तो बहुत बन गई, पर रास्ते पर विकास नहीं आया हुआ है। आप बोले तो उदाहरण जैसा एक तो सबसे बड़ा हमारा काम है भंडारा रोड का चौड़ीकरण का। सबसे पहले चौड़ीकरण पास हुआ था भंडारा रोड का, क्योंकि वो हाईवे था, पर अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल से 100 मीटर का जो है चौड़ीकरण हुआ है, बाकी जैसा कोई काम की रफ्तार नहीं है। दूसरा है आपके सामने शुक्रवारी तालाब का, मेरे ख्याल से 4-5 साल से शुक्रवारी तालाब का काम शुरू है, बंद है। मोमिनपुरा में पुलिया का काम नितिन जी ने बड़े जोर शोर से किया, पर वहाँ पे बीच में जाके अटक गया। वहाँ के जो आम जनता है, वहाँ के रहवासी है, उनके अनेक प्रॉब्लम्स है, उनकी दुकानें जाने वाली है, उनका रोजगार जाने वाला है, तो इसलिए वहाँ पे विरोध हो रहा है, वो काम बंद है। जो ट्रैफिक की समस्या है नागपुर मध्य नागपुर में पूरा कमर्शियलाइज हो गया है, ट्रैफिक की समस्या है, छोटे छोटे हॉकर्स रास्ता रोक देते हैं, जो गार्डन नहीं है तो गार्डन की समस्या है। ऐसी अनेक समस्या जो है, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं चौराहे के बाजू में, वहां से ट्रैफिक रुक रहा है, गड्ढे नहीं भरे गए। ये समस्या तो जो दिखती है हमको फिजिकली वो है, और जो नागरिक जिससे परेशान है वो अनेक समस्या है। इलेक्ट्रिक बिल से परेशान है, पानी के बिल से परेशान है, कारपोरेशन टैक्स से परेशान है, छोटे छोटे कामों के लिए परेशान है, ये सब परेशानी है। और चूंकि मेरा अनुभव है, मैं 40 साल से समाज सेवा में हूँ, राजनीति में हूँ, अनेक काम मैंने जनता की सेवा के लिए किए हुए हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए मैं ये सब काम करने में सफल हूँ, सफल रहूंगा, ये मेरे को विश्वास है। मध्य नागपुर की परिसीमन को देखा गया तो ये बात हमारे नजर में आई, हमारे बीच में सर्वे भी हुआ था चैनल के जरिए, तो यहाँ पे कई तरह के अतिक्रमणों का जाल है। ऊपर से रोड और ट्रैफिक की काफी समस्या जैसे कि आपने बताया है। और इवन ये देखा जाए कि जगह जगह कचरों का अंबार है, ढेर है, साफ सफाई कुछ होती नहीं। कई तरह के पानी का बहाव एक तरफ आ रहा है बस्ती में, अभी पूर की भी स्थिति कभी निर्माण हो जाती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। जिस तरह से विकास चाहिए उस तरह से विकास बिल्कुल हो नहीं रहा, और यहाँ के जो विद्यमान आमदार है वो भी उस तरफ दुर्लक्ष कर रहे हैं। तो अब जैसे कि आपने पहल उठा लिया और आप उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो आप ये बताइए किस तरह से समस्याओं से निजात दिलाओगे आप यहाँ की जनता को, उस बारे में बताइए। देखिए, जो परिसीमन है नागपुर मध्य नागपुर का, वो बहुत कंजस्टेड है, पॉपुलेशन ज्यादा है, पर पर्सन जो है यहाँ पे जमीन बहुत कम है। अब जमीन कम होने के कारण यहाँ पे पूरा कंजस्टेड हो गया और पूरा व्यापारीकरण हो गया है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है। तो अब यहाँ कचरा रखने की जगह है, जो नागपुर महानगर पालिका फेल होती है, यहाँ कचरा जमा कर दिया तो 2 दिन वो कचरा नहीं हटता। आपकी जो नालियाँ है वो नाले जो सफाई करने वाले नालियों में कचरा डाल देते हैं। बड़े पैमाने पे व्यवसायिक क्षेत्र होने के कारण वहां का कचरा होता है, कचरा उठाने वाले नहीं आते। तो ये कई ट्रैफिक जो है, अब बेचारे जो आज इतनी बेरोजगारी है मध्य नागपुर में, जो एक यहाँ पे बहुत बंगले वगैरह तो है नहीं, छोटे छोटे घर है जिसपे काम करने वाले लोग हैं। शॉपकीपर्स जो है वो बड़े शॉपकीपर्स बाहर रहते हैं, जो छोटे व्यवसायी है वो मध्य नागपुर में रहते हैं। तो बेरोजगारी के कारण यहाँ पे असंख्य हॉकर्स है, रोडों पे खड़े हो जाते हैं। रोड पे खड़े होने के कारण ट्रैफिक की समस्या पैदा हो जाती है। जो ई रिक्शा है बेचारे वो कमाने के लिए बैठे हुए, वो परेशान करते हैं ट्रैफिक को, दुकानदारों को, और वहाँ कानून व्यवस्था की भी कई जगह वो होती है। अब इन सब के लिए अगर सही में अगर कोई मध्य नागपुर के बारे में सोचने वाला विधायक आया
तो यहाँ की ये समस्या हल हो सकती है। अब आप पूछिए कैसे हो सकती है। नहीं, जैसे कि आप एक अनुभवी और ज्येष्ठ नेता हो कांग्रेस के, हाँ। आप अपने लेवल पर, हाँ। आपका समाज कार्य भी काफी अच्छा है, हाँ। समाज सेवी हुआ, हाँ। कई तरह की समस्याओं से आप निजात दिला रहे हो यहाँ की हाँ। जो जनता को। हाँ। इवन ज्ञापन भी लेके आ रहे हैं तो भी हाँ। वो आप उनको जिलाधिकारी तक पहुंचा रही है। सारी की सारी समस्या आप अपने लेवल पर हल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यदि आपको पावर मिलता है और आप विधायक बन जाते हो, हाँ। तो फिर ये समस्याओं से छुटकारा कैसे दिलवाओगे आप? बिल्कुल करा लूंगा मैं। डे टू डे जो है 24/7 ये सब चीजों के लिए वो उपलब्ध रहूंगा। अब ये तो मेरी आखिरी बारी है, तो मैं 24/7 उपलब्ध करके इनके लिए दैनंदिन काम के लिए, ये जैसे कचरा उठाना है, इनके पीछे जो जोन अधिकारी है उनके पीछे भिड़ सकते हैं। जो जैसे ये अतिक्रमण की बात बताए, ये हट सकता है। कम से कम आप हॉरिजॉन्टल अतिक्रमण हटा के वर्टिकल अतिक्रमण को हम नहीं देखेंगे, पर हॉरिजॉन्टल जो अतिक्रमण है वो उठा देंगे। पुलिस क्वार्टर में एक बहुत बड़ी जगह जो है, पुलिस क्वार्टर की गांधीबाग के बाजू में है, तो पुलिस क्वार्टर जो है नागपुर शहर में हजारों की संख्या में बन गए हैं। अगर पुलिस क्वार्टर को हटा के वहां पे बेसमेंट में और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे अगर पार्किंग की है, तो मैं समझता हूँ पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी। फिर जो हॉकर्स बेचारे छोटी छोटी दुकानें लगा के 2 जून की रोटी कमा रहे, अगर उनके लिए 3-4 मंजिली 8x4 की राउंड में, अगर जैसा दिल्ली में पालिका मार्केट है, इस तरह से छोटे छोटे व्यवसाय के लिए दुकानें निकाल दी है कि वहां पे वो फल फ्रूट मार्केट हो गया, सब्जी मार्केट हो गया, छोटे छोटे जो रेडीमेड कपड़ों की दुकानें और दूसरी जो दुकानें, अगर वहां पे बड़े पैमाने पे हमने 8x4 की, बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं, ये जो छोटे रोजी रोटी कमाने वाले उनके लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, ऊपर रेस्टोरेंट बना दिए, और जो चारों काउंटर में जो है ई रिक्शा की अगर सवारी के लिए हमने उनको ई रिक्शा खड़ा करने दिए, तो लोग वहां पे पार्किंग करेंगे, ई रिक्शा में बैठ के शहर के, मध्य नागपुर के शहर के घूमेंगे और व्यापार बढ़ेगा। योजना है, देखिए यहाँ पे पहले, सबसे पहले नागपुर शहर जो है कपड़े के लिए वो प्रसिद्ध था। 3-3 मिलें थी, हजारों जो है हलवा बुनकर जो है वो हाथ करगा चला के यहाँ पे साड़ी बनाते थे। मुस्लिम जो बुनकर थे वो पावरलूम चला के यहाँ के साड़ी बनाते थे। और इसी को देखते हुए जो नरेंद्र देवगरी जी थे सांसद, उन्होंने 121 एकड़ जमीन जो है उमरेड रोड पे इनके लिए लिए थी कि सूद गिरनी के माध्यम से मैं ये व्यवसाय को और बढ़ावा दूंगा। पर सैनिक ने समझ लो सूद गिरनी घाटे में जाके बंद हो गई। पर जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट शक्कर कारखानों को, दूसरे प्रायोजनों को सहयोग देती थी, इसको नहीं दिया। अब वो 121 करोड़ में, 121 एकड़ में 100 करोड़ तो सब बढ़ गई ये घाटे के नाम पे, यानी जो लिक्विडेटर लगाया उसने बेच दिया, और जो वहां के कर्मचारी को पैसे थे वो भी पूरे नहीं दे पाए। अब 21 एकड़ जो जमीन है वहां पे बची हुई है, उस 21 करोड़ की जमीन को भी ये राज्य सरकार 135 करोड़ में जो है 121 एकड़ जमीन जो है 135 करोड़ में इनको देना चाहती है माहडा को। और मैं नहीं समझता हूँ कि माहडा को देके 135 करोड़ में देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैंने आंदोलन भी किए, मैंने प्रतिवेदन दिया, मैंने डेपुटेशन दिया, और वो चीजें मैंने रोकी हूं अभी, क्योंकि ये जो आज रेडी रेकनर के हिसाब से वो 800 करोड़ की जमीन है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2023 में एक बिल पास किया, जीआर निकाला कि भाई हाथ करगा महामंडल, टेक्सटाइल महामंडल और पावरलूम महामंडल इनको एक कर रहे हैं। अगर एक कर रहे हैं तो वहां पे 35 एकड़ जमीन तो हाथ करगा महामंडल के पास है, गलीचा प्रकल्प के पास 11 एकड़ है। अगर 60 एकड़ की जमीन अगर इनके असेट्स है, हलवा बुनकर और मोमिन बुनकरों का, क्योंकि जमीन इन्होंने खुद ने खरीदी थी, अगर उसको 60 एकड़ जो 2000 करोड़ की इनका असेट्स है, अगर मैं बोलता हूँ जो नितिन गडकरी जी ने जो चारों तरफ मेट्रो लगी वहां 4 कैंपस बना दिया जाए, सूद गिरनी के, जिनिंग के, प्रेसिंग के, सूद गिरनी बस सूद होने के बाद में हाथ करगा के लिए कैंपस बना दिया जाए, पावर के लिए बना दिया जाए, तो वहां कपड़े बनेंगे, पॉलिशिंग का बनाए, फिनिशिंग की बनाए, और बाद में नितिन गडकरी जी अपनी योजना में रेडीमेड गारमेंट्स की योजना लाए और फिर दुकानदारों के लिए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए। तो इससे 50 हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा ना। आज के जो डेवलपमेंट, आज के जो इन्वेंशन के दिनों में
आज हाथ करगा जो है बहुत भारी नहीं रह गया। जकाट तक जो इनका ऊपर लगता है वो तक कंप्यूटर पे चलता है। पावर लूम जो है, सेमी पावर लूम, हाई ग्रेड पावर लूम, ये सारी चीजें आ गई है। निटिंग मशीन आ गई है, आजकल निटिंग मशीन में कपड़ा ज्यादा बनता। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनके लिए जो कम बेचारे आईटी में नहीं जा सकते, कम पढ़े लिखे हैं, या जो एक एजुकेशन एक लेवल तक करता है, इनके रोजगार के लिए आपने क्या किया? इनके रोजगार के लिए अगर मैं आमदार बना तो सबसे पहले मेरा जो एम रहेगा, मेरा जो निर्णय रहेगा कि मैं वो जमीन को उनको ना बेचते हुए बोर्ड बनाए सरकार, बोर्ड में आईएएस रखे और उनके लिए काम के लिए ये योजनाएं तो बनाए। ये मेरे सबसे पहले प्रायोरिटी रहेंगी। और मैं इन दोनों समाज को संदेश देना चाहता हूँ, बुनकर समाज, हलवा बुनकरों को और पावरलूम बुनकरों की, अगर मैं आ गया तो सबसे पहले मेरे शुरुआत काम इसी की होगी, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी योजना लेके आऊंगा, अच्छी चीज बना पाऊंगा और आपके बच्चों के लिए रोजगार का मैं निर्माण करूंगा। तो दर्शकों, ये थे रमन पैकवार जी। जैसे कि आपने जो भावी प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बताया, निश्चित रूप से हमारी जो जनता आपको देख रही है वो उससे जुड़ेंगी और आपके फेवर में ये सारा का सारा प्रोजेक्ट्स होगा जैसे जनता के लिए आपने कहा है। और आपने अपना समय दिया और कई विकास के मुद्दे भी गिराए, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग मेरा इंटरव्यू लिया, कम से मेरी बातें जनता तक पहुंचाने का भरोसा दिला, इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।